हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो फाइनली यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नए स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को एक नए गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज के लिए। आई एम श्योर आपको इनके बारे में जरूर पता होगा। बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं हमारे देश में जो बैंक से रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि लेंडिंग का काम हो गया, डिपॉजिट का काम हो गया, लेकिन ये बैंक नहीं कहलाएंगी। बैंक क्या होता है? बैंक बेसिकली एक लाइसेंस के तहत चलता है, लेकिन ये एक कंपनी के तहत काम करती है। कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये काम करती है। लोन्स एडवांसेस से जुड़ा हुआ काम हो गया, शेयर्स स्टॉक बॉन्ड्स को एक्वायर करने का काम हो गया, चिट फंड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो उससे रिलेटेड जो काम होता है ये सारा काम एनबीएफसी के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, उसके अलावा होम क्रेडिट, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है एनबीएफसी के। और अगर आप देखेंगे कि एनबीएफसी और बैंक में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट का। अब ये क्या होता है? बेसिकली देखिए, अगर आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, किसी भी बैंक में करते हैं, तो आपके पास ये पावर रहता है कि आप कभी भी पैसे निकाल भी सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, उसके बाद ही आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे देश में पूरा पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम है, उसमें भी एनबीएफसी की कोई भी भागीदारी नहीं है। और इन सब के अलावा एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि बैंक्स के द्वारा चेक्स इशू किए जाते हैं, लेकिन एनबीएफसी ऐसा नहीं कर सकती है। अलग अलग प्रकार होते हैं हमारे देश में एनबीएफसीज के, जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी हो गया, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गया। अब जैसे मान लीजिए एसेट फाइनेंस कंपनी है, तो ये ऐसी एनबीएफसीज होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं कोई भी सामान को खरीदने में। आपको बाइक लेना है, कार लेना है, लैपटॉप लेना है, तो ये आपको हेल्प करेंगे, ये आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे और उससे आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम अपने इंडिया में बात करें कि एनबीएफसीज का क्या स्टेटस है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तकरीबन 10,000 के करीब हमारे देश में एनबीएफसीज हैं और टोटल जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसका 25% इसने एक्वायर करके रखा है विद 54 लाख करोड़ एसेट। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आपने हाल के दिनों में सुना होगा कि बहुत सारे एनबीएफसीज फेल हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कुछ फेमस वगैरह के बारे में बताऊं, तो जैसे कि आपने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में सुना होगा, डीएचएफएल के बारे में, उसके अलावा आईएलएनएफएस के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब बेसिकली एनबीएफसीज ही थे, लेकिन ये अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद आरबीआई को जो है इंटरप्ट करना पड़ा। तो एनबीएफसीज का जो इतना एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी देश की इकोनॉमी के लिए, पूरा जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसके लिए, इसको यहाँ पे ठीक से रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है स्केल बेस्ड रेगुलेशन को यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ये बेसिकली जो एनबीएफसीज हैं उनके साइज के हिसाब से, उनके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है उनके हिसाब से, और कौन से बिजनेस में कितना रिस्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के एनबीएफसीज होते हैं, तो किसमें कितना रिस्क है उसके हिसाब से अलग अलग यहाँ पे जो है सबके लिए रेगुलेशन होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 22 अक्टूबर को इस नए स्केल बेस्ड रेगुलेशन को अनाउंस किया गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सेक्टर के तरफ से। और जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस है वो सभी लागू होगा अगले साल से, अगले साल अक्टूबर से। सबसे पहला चीज जो यहाँ पे किया गया है, एनबीएफसीज को, यहाँ पे जितने भी एनबीएफसीज है हमारे देश में 10,000 के करीब, उनको यहाँ पे 4 लेयर में बांट दिया गया है। और ये 4 लेयर कैसे होंगे? सबसे जो निचला लेयर है वो बेस लेयर है, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद जो लेयर होगा वो मिडिल लेयर होगा। कुछ एनबीएफसीज को बेस लेयर में डाल दिया जाएगा, कुछ को मिडिल लेयर में डाल दिया जाएगा, कुछ को अपर लेयर में डाल दिया जाएगा और कुछ को टॉप लेयर में डाल दिया जाएगा। जो बेस लेयर में एनबीएफसीज होंगे वो कहलाएंगे एनबीएफसी बीएल। उसके बाद जो मिडिल लेयर में होंगे वो कहलाएंगे एनबीएफसी एमएल, और जो अपर लेयर में होंगे वो कहलाएंगे एनबीएफसी यूएल, और जो टॉप लेयर में होंगे वो कहलाएंगे एनबीएफसी टीएल। और जैसे जैसे इनका जो लेयर है वो ऊपर जाते जाएगा, उसी प्रकार से इनके ऊपर जो निगरानी है आरबीआई की, जो रेगुलेशन है वो थोड़ा टाइट होते जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे बेस लेयर के बारे में, तो बेस लेयर में वैसे एनबीएफसीज को रखा जाएगा जिनका एसेट साइज 1,000 करोड़ रुपए से कम है। उसके अलावा एनबीएफसी जो पीयर टू पीयर बिजनेस करती हैं, यानी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती हैं जहां पे 2 व्यक्ति आकर के खुद अपना कुछ बिजनेस कर सकता है। बिजनेस आई मीन जैसे कि किसी को लोन देना है और किसी को लोन लेना है, तो इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है एनबीएफसी, वैसे को यहाँ पे रखा जाएगा बेस लेयर में। उसके अलावा जो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं, जो बेसिकली ऑनलाइन लोन दिलाने का काम करते हैं अलग अलग बैंक से, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। जो मिडिल लेयर होगा उसमें 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो एसेट साइज का
एनबीएफसीज होगा उसको रखा जाएगा। उसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को रखा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो अपर लेयर होगा उसमें देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अपर लेयर में इंडिया के जो टॉप 10 एनबीएफसीज होंगे एसेट साइज के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए बजाज फाइनेंस हो गया, उसके अलावा मान लीजिए महिंद्रा फाइनेंस हो गया, तो ये सब टॉप हैं। तो इन सबको यहाँ पे एसेट साइज के हिसाब से 10 यहाँ पे एनबीएफसीज को अपर लेयर में डाल दिया जाएगा, ठीक है, और उस हिसाब से उनके लिए रेगुलेशन होगा। उसके अलावा यहाँ पे याद होगा आपको टॉप लेयर है, जो चौथा लेयर है वो क्या है, टॉप लेयर है। ये जो है एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, लेकिन यहाँ पे वैसे एनबीएफसीज को डाला जाएगा जो एनबीएफसीज अपर लेयर में रहेंगे, ठीक है, और उनका जो रिस्क रहेगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि इसका रिस्क जो है वो थोड़ा बढ़ जा रहा है, वो जो इसका सिस्टमैटिक रिस्क है वो अगर इंक्रीज हो जा रहा है, तब जाकर के क्या किया जाएगा, इन एनबीएफसीज को अपर लेयर से हटा करके टॉप लेयर में डाल दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब सारा जो बात है ये। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये 4 जो है अलग अलग लेयर में एनबीएफसीज को यहाँ पे बांट दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ कुछ फैसले लिए गए हैं, जैसे आपको आईपीओ फाइनेंसिंग के बारे में पता होगा, एनबीएफसीज के द्वारा किया जाता है। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर लोगों को ऑफर करती है, शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, तो वही आईपीओ कहलाता है। यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, ठीक है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एनबीएफसी से लोन ले सकते हैं। लेकिन ये लोन कैसा रहता है, मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपए का शेयर खरीदना है, ठीक है, तो एनबीएफसी जो है आपको 5,000 रुपए देगी, हाँ, और 5,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप शेयर खरीदेंगे, शेयर जब आप बेचेंगे, जितना आपको इनकम होगा तो बैंक का जितना पैसा होगा वो बैंक ले लेगी, और जो पैसा बचेगा वो आपके पास आएगा। तो ये जो बेसिकली है एक पूरा सिस्टम जो है वो आईपीओ फाइनेंसिंग कहलाता है, और इसके लिए यहाँ पे एक नियम जो है वो बनाए गए हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी एनबीएफसी जो है एक व्यक्ति को 1 करोड़ से ज्यादा पैसे नहीं दे सकती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के सब्सक्रिप्शन के लिए, और ये जो नियम है वो 1 अप्रैल 2022 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो अभी बड़े बड़े आईपीओ आने वाले हैं, पेटीएम का, नाइका का, तो इसमें क्या होगा, क्या इसका प्रभाव इन पे पड़ेगा? तो देखिए ये जो सारा काम है पेटीएम का, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको पता होगा कि इस साल के नवंबर दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा इसका, तो यहाँ पे इस पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला इसके आईपीओ पे। इसके अलावा 2 बड़े डिसीजन लिए गए। एक तो यहाँ पे एनपीए को लेकर के, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपको पता होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अगर वो लोन नहीं चुकाता है तो बैंक के लिए वो एनपीए घोषित हो जाता है, यानी कि वो एसेट जो है वो काम नहीं कर रहा है, बैंक उसको एनपीए घोषित कर देती है। तो यहाँ पे जो एनबीएफसीज है वहाँ पे इसकी टाइमिंग को कहा गया है कि 90 दिन कर देना। अगर एनबीएफसी से किसी व्यक्ति ने लोन लिया है और अगर वो लोन 90 दिन तक नहीं चुकाता है तो वो एनपीए अब घोषित हो जाएगा। ये जो पहले था ये कितना था, 180 था ना। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि अचानक से एनबीएफसी 90 दिन में नहीं करने वाली है किसी लोन को एनपीए घोषित। ये कब करेगी, 2024 तक जो है एनबीएफसी को 150 डे एनपीए रिकॉग्निशन को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि 150 दिन का उनको नॉर्म रखना पड़ेगा। उसके बाद 2025 तक वो 120 दिन में कर देंगे एनपीए घोषित। उसके बाद 2026 से मार्च 2026 से जो है 90 दिन घोषित होगा यहाँ पे। तो काफी टाइम है इस पूरे रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एनबीएफसीज की तरफ से। और आपको पता होगा कि एनबीएफसीज की तरफ से ये कहा भी गया था आरबीआई को इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली कि इन्हें जो 90 डेज का इन्हें टाइम चाहिए पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक फैसला लिया गया है, जो बोर्ड होता है, बोर्ड में कहा गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कि एटलीस्ट एक ऐसा डायरेक्टर जरूर होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो बैंक और एनबीएफसीज में काम करने का पहले से, ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से, जो पूरा रेगुलेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।